हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गेट एक्सेल का 2024 का बायोकेमिस्ट्री का डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसमें 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और 11 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप, MSQ टाइप और NAT मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गेट एक्सेल में, जो लाइफ साइंस के एग्जाम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 28 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें 2-2 पेयर के अमीनो एसिड्स हैं और हमें पूछ रहा है कौन सा पेयर ऐसा है जो पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो राइबोसोम के ऊपर बनती है और राइबोसोम सिर्फ उन्हीं अमीनो एसिड्स को ऐड करता है जो जेनेटिक कोड से इनकोडेड होके आते हैं, जो tRNA पर अटैच्ड होते हैं, tRNA को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। अगर आपको डिटेल देखना है तो आप YouTube पे देख सकते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन का एडिशन इस तरीके से होता है जो जेनेटिक कोड से इनकोडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। तो इसमें क्या है कि ये प्रोलीन है और ग्लूटामेट है, दोनों ही मॉडिफाइड है। मतलब हाइड्रोक्सी लगा हुआ है प्रोलीन के ऊपर और कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ग्लूटामेट के ऊपर, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो एक प्रोटीनोजेनिक है। तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को गलत मानेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें हमें नॉट पूछा है कि कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। अब बी देखेंगे ऑप्शन, तो बी में क्या है, जो डेस्मोसिन है, डेस्मोसिन एक नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड होता है, और लेकिन जो यहाँ पे कार्बोक्सी ग्लूटामेट है ये एक प्रोटीनोजेनिक है। तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन दिया है, लेकिन हमें तो दोनों पेयर को ऐसा चूज करना है जो दोनों ही इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। अब हम देखें तीसरे ऑप्शन में ऑर्निथीन और सिट्रुलिन है। तो जैसा कि हमें पता है ऑर्निथीन और सिट्रुलिन दोनों ही यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट हैं और ये दोनों ही जेनेटिक कोड से डायरेक्टली इनकोड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। 4 देखें तो ये भी प्रोलीन और लाइसिन का मॉडिफिकेशन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछ रहा है, मैमेलियन सेल कल्चर्ड एट लो टेम्परेचर, यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, लीड टू एन इंक्रीज्ड स्टेरॉल कंटेंट इन द मेम्ब्रेन, एलिवेटेड स्टेरॉल्स इन द मेम्ब्रेन रिजल्ट इन। अब ये क्वेश्चन जो है वो सेल बायोलॉजी से है। इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि कैसे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन होती है, मतलब रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो इसमें स्टेरॉल्स जो होते हैं, स्टेरॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब मेमेलियन सेल को हम कल्चर करते हैं लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ हमें क्या दिखता है, स्टेरॉल का कंटेंट हाई दिखता है। अब हमसे पूछा है कि इस स्टेरॉल के कंटेंट हाई होने की वजह से मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसको मैं बता दूँ, देखो जैसे कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी, तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए उसमें स्टेरॉल ऐड करना होगा। और जब हमारी मेम्ब्रेन ऑलरेडी ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको हमें रिजिड करना होगा। तो स्टेरॉल वहाँ पे क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन को रिजिड करने का काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर टेम्परेचर लो है मतलब कि कहीं मेम्ब्रेन ज़्यादा रिजिड ना हो जाए, तो स्टेरॉल्स वहाँ पे क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि अगर हम स्टेरॉल को बढ़ाते हैं किस पे, लो टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि लो टेम्परेचर पे स्टेरॉल बढ़ रहा है। तो जब लो टेम्परेचर पे स्टेरॉल बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इन्हेंस करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। वहीं अगर हाई टेम्परेचर दिया होता तो हमारा आंसर डी करेक्ट होता, डिक्रीज करता मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें स्टेबलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी वाटर के लिए इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें है ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है स्टेरॉल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आंसर ए।
अब हम जैसे यहाँ पे डिस्कस किए थे कि अमीनो एसिड का, तो आप इसमें अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये ध्यान में रखेंगे प्रोटीनोजेनिक और नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो प्रोटीनोजेनिक वो होते हैं अमीनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट होते हैं बायोसिंथेटिकली इनटू प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं। और नॉन प्रोटीनोजेनिक वो होते हैं अमीनो एसिड जो 20 हमारे स्टैंडर्ड हैं उनके अलावा बाकी जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, उनको हम नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड बोलते हैं। तो देखो जैसे कि ये प्रोटीनोजेनिक है, इनकोड हो रहा है जेनेटिक कोड से, अब और नॉन प्रोटीनोजेनिक नहीं इनकोड होता है, तो हमें ऑप्शन वो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से इनकोड नहीं हो रहे हैं, मतलब पेप्टाइड में ऐड नहीं होते हैं, वही नहीं इनकोड होते हैं, तो हमें नॉन प्रोटीनोजेनिक मेनली वहाँ पूछा था। तो ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि प्रोटीनोजेनिक कौन कौन से हैं, एक तो इसेंशियल होते हैं इसमें और नॉन इसेंशियल होते हैं, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। तो इसमें से देखो ये रहा ऑर्निथिन और सिट्रोलिन जो नॉन प्रोटीनोजेनिक है, तो ये हमें पूछा गया है 2024 में। तो इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए इन सबको एक बार ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इज कॉमन टू ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में क्या है कि कुछ कुछ इंटरमीडिएट दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट है जो ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस तीनों में ही कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है। इसमें हमें ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, ये सबके इंटरमीडिएट्स और इनका पाथवे कैसे है, ये चीज़ पढ़ना जरूरी है इसके लिए, ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है सिट्रेट। अब सिट्रेट आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में कहीं भी सिट्रेट नहीं बनता। अगर आप ग्लाइकोलिसिस को भी ध्यान से पढ़ लो ना, तो इसमें आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो भी हमें ऐसा चूज़ करना है जो तीनों में बनता है। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस भी अगर आपको याद है तो ग्लाइकोलिसिस के कौन से हैं, तो वो भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो भी ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता, तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हुए। अब देखते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस में वही होंगे जिनके पास ग्लूकोज होगा। तो अब देखो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। अब आपको पता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बार ये पाथवे ध्यान में रखना है, अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे और भी आगे क्वेश्चन आए हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ये बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे ये बन रहा है राइबोस 5 फॉस्फेट, मतलब ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला गया है यहाँ से, और वहाँ से हिस्टिडीन बनाया, सेरीन बनाया, फिर से ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इरेथ्रोज फॉस्फेट जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है, फिर ये फिनाइलएलानाइन बना सकता है, टायरोसिन बना सकता है, ट्रिप्टोफन बना सकता है। और अगर ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल देखें तो ये पायरुवेट, ऐसे फॉस्फेनॉल पायरुवेट बना के पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट ये जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, टीसीए साइकिल में जाता है। अब टीसीए साइकिल में क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट भी अलग अलग अमीनो एसिड बना सकते हैं, जैसे ये मेन बनाता है एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से और भी आगे बन सकते हैं जैसे एस्पार्जीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। और इसका एक और इंटरमीडिएट जो अल्फा कीटोग्लूटरेट होता है, इस पर भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ये क्या बनाता है, ये ग्लूटामेट बनाता है। और यहाँ पायरुवेट से डायरेक्टली एलानिन, वैलिन, आइसोलेसिन, ल्यूसिन भी बन सकते हैं। तो ये पाथवे आपको एक बार ध्यान में रखना है, ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसको। अब आगे हम देखें, इन मैमल्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दैट राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन एज। अब इसमें हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमें ये यहाँ पे पोटेंसी ऑफ द सेल पता होना चाहिए कि सेल की कौन कौन सी अलग अलग पोटेंसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि स्टेम सेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टेम सेल्स यहाँ पे मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो पोटेंसी होती है सेल्स, स्टेम सेल्स की, उसमें क्या होता है कि जो टोटीपोटेंट होता है वो सारे तरह के सेल्स आगे बना सकता है, हर टिश्यू को ये बना सकता है।
प्लूरीपोटेंट होते हैं कि एक सभी टाइप के नहीं बनाते हैं, एक लिमिटेड बनाएंगे। माइलोइड प्रोजिनेटर सेल्स यहाँ पे दिया है, लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स दिया है। अब हमें ये पता है कि जैसे हीमैटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, और इसमें हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सभी टाइप के सेल्स ये बना सकता है। मतलब ये सिर्फ ब्लड रिलेटेड सेल्स बना सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर हो गया, सारे टाइप के नहीं बना सकता, इसलिए टोटीपोटेंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हमें ये पता है कि जो ये ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, लिम्फॉइड, ये दोनों ही डिफरेंशिएटेड सेल है। ये कमिटेड है, ये डिफरेंशिएटेड है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है। तो हमारा सबसे करेक्ट अगर इस ऑप्शन में चूज़ करना है, वैसे तो हिमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ये मल्टीपोटेंट होते हैं, लेकिन इस जो ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है उसमें अगर मोस्ट करेक्ट चूज़ करना है तो हम यहाँ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को चूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। ये एक ट्री है इसका। तो ये देखो, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में बनते हैं और ये दो टाइप के सेल्स बनाते हैं, एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और दूसरी तरफ बनता है लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल फर्दर जाके क्या क्या बना सकते हैं, मेगा कैरियोसाइट, जिससे हमारा प्लेटलेट बनता है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, मतलब सारे WBC बन रहे हैं इधर। फिर आगे ये फर्दर डेंट्रिक सेल्स और मैक्रोफाजेस, और इधर लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल क्या बना रहे हैं, T सेल, B सेल, NK सेल, जिससे हमारा प्लाज्मा सेल फिर फर्दर बन रहा है। तो इससे RBC, WBC, ये लिम्फॉइड सेल्स सारे के सारे हिमेटोपोएटिक्स, मतलब ये स्टेम सेल्स सारा बना रहा है ब्लड सेल्स। तो ये हो गया इसका चार्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which one or more of the following statement correctly describe the addition of n nucleotide during rearrangement of the immunoglobulin heavy chain in coding gene? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब हैवी चेन, जैसा कि हमारा जब इम्यूनोग्लोबिन का रीअरेंजमेंट होता है तो वहाँ पे हमें पता है कि इम्यूनोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बनता है, हैवी चेन और लाइट चेन। तो जब हैवी चेन का इनकोडिंग होता है तो वहाँ पे n न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है। अब इसको डिटेल में देखने के लिए ये देख सकते हैं आप, n न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ये डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेरिएबल रीजन कोडिंग जॉइंट इन रीअरेंज्ड हैवी चेन जीन्स हैव बीन शोन टू कंटेन शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो जब n एडिशन होता है तो उसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं, दैट आर नॉट इनकोडेड बाय द जर्म लाइन। ये जर्म लाइन से इनकोडेड नहीं होते हैं, और इसको हम VD और J जीन सेगमेंट बोलेंगे। मतलब VDJ रिकॉम्बिनेशन में ये n न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है। ठीक है, these amino acids are encoded by nucleotide added during the VJ and V2DJ joining process by। ये कैसे होता है, ये कोई भी ये जर्म लाइन से इनकोडेड नहीं होता है। इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, जिसको हम TDT शॉर्ट में बोलते हैं। ये कैटालिसिस करता है इस रिएक्शन को। ठीक है, अब दिस न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड एज एन एडिशन विच हैव ए रिमार्केबल एबिलिटी टू इंक्रीज द एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे TC ऐड हो रहा है, ये हेयर पिन बना रहा है, लूप बना रहा है। तो ये जब n न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो यहाँ पे लूप बनते हैं, फिर आपस में ये ज्वाइन होता है D और J, और यहाँ पे डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये इनकोडेड नहीं होता है जर्म लाइन से, और ये VDJ रिकॉम्बिनेशन के हैवी चेन के रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो इसका एडिशन होता है n न्यूक्लियोटाइड का, ये कैटेलाइज करता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, जिसको TDT एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडी के डाइवर्सिटी में। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। ये डिस्क्राइब्स, S जब आ गया तो इससे ये पता चलता है कि ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है।
MSQ टाइप का ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। द एडिशन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन, मतलब एन न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के लिए कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं। तो पहला है इसमें एडिशन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड इज टेम्पलेट इनकोडेड। अभी हमने देखा कि ये जर्मलाइन टेम्पलेट से इनकोड नहीं होता है, ये क्या करता है डायरेक्टली एन न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं और TDT इज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन है एन न्यूक्लियोटाइड आर एडेड बाय टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो ये TDT है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, TDT। ठीक है। द एडेड एन न्यूक्लियोटाइड आर कॉमन इन VD एंड DJ जंक्शन। तो ये भी हमने अभी देखा, तो ये भी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन क्या है, एन न्यूक्लियोटाइड एडेड बाय DNA पॉलीमरेज 2। जब ये टेम्पलेट इनकोडेड ही नहीं है तो पॉलीमरेज का इसमें रोल नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है B एंड C, 2 चूज करने होंगे यहाँ पे। अब देखें क्वेश्चन 33 में पूछ रहा है ए न्यूली आइडेंटिफाइड वायरल प्रोटीन कंटेन्स 1 लॉन्ग अल्फा हेलिक्स स्पैनिंग 60 अमीनो एसिड रेसिड्यू। द नंबर ऑफ मेन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड इन द हेलिक्स इज। अब हमें यहाँ पे एक वायरल प्रोटीन दिया हुआ है जिसमें ये बता है कि एक अल्फा हेलिक्स इसमें वो चेन है जिसके पास 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है कि हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं ये बताना है। अब ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें हमें इंटीजर में लिख के बताना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिड्यूज -4। तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू रेसिड्यू। तो यहाँ पे रेसिड्यू कितने हैं, यहाँ पे 60 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं। तो 60 - 4 इज इक्वल टू 56। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। तो यहाँ हम 56 लिख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट में दे रहा है, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए लैक्टिक एसिड सॉल्यूशन a pH 4.8 the concentration of lactic acid and lactate are 0.01 molar and 0.087 molar respectively. The calculated pKa of lactic acid is। अब हमें यहाँ पे pKa कैलकुलेट करना है। अब ये भी डायरेक्ट इक्वेशन के थ्रू होगा। ठीक है। इसमें इक्वेशन याद होना जरूरी है। ये इक्वेशन है आपके पास जिसमें हम यूज़ करते हैं हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन। इसमें क्या होगा कि कोई भी एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, और वो जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड के बारे में हमें पूछ रहा है, तो एक लैक्टिक एसिड का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, हाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है दोनों का, एक लैक्टिक एसिड और लैक्टेट मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस। तो हमें यहाँ पे निकालना है pK। तो देखो ये pK का ये इक्वेशन है, तो इसमें हम पुट कर देंगे pK इज इक्वल टू pH माइनस लॉग बेस अपॉन एसिड। ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। pK इज इक्वल टू लॉग pH माइनस एक मिनट, हाँ pH माइनस लॉग बेस अपॉन एसिड। ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे pH दे रखा है 4.8, तो 4.8 माइनस लॉग बेस का कितना है, लैक्टेट जो है वो बेस है, तो ये सेकेंड वाला है, तो 0.087 अपॉन एसिड का कितना है 0.01। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे log 8.7 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, log 8.7। तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिया होता है, आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट। तो log 8.7 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 0.9395। ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, 4.8 माइनस 0.9395, इसको हम कैलकुलेट कर लें। -4.8 माइनस 0.9395। ओके। तो हमारा आंसर आया है 3.86
हमें कितने डेसिमल तक करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं 1 डेसिमल तक। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जब गेट में हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जो भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डेसिमल तक करना है, तो आपको 1 ही डेसिमल तक करना होगा। उससे आगे अगर आप करते हैं तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये गेट वाले क्या करते हैं, जब हम आंसर की निकालते हैं तो एक रेंज देते हैं। जैसे आपका 3.8 से लेके अगर 3.9 के बीच आंसर लिखा है आपने तो वो करेक्ट होगा। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3.9, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इफ ए 10 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए बायोमोलिक्यूल इन ए क्यूवेट ऑफ पाथ लेंथ 10 मिलीमोलर 10 mm पाथ लेंथ है ना, तो mm absorb 90% of the incident light at 280 nanometer, the molar extension coefficient of the biomolecule at this wavelength is। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वो 10 मिलीमोलर का सॉल्यूशन है और उसको एक क्यूवेट में रखा गया है। क्यूवेट का पाथ लेंथ दे रखा है 10 mm, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 90%। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पे कंसंट्रेशन है, सी की वैल्यू दे रखी है 10 मिली मोलर। एक मिनट, ये भी ध्यान रखना कि हमें आंसर किस में पूछा हुआ है, पहला वाला हमने करेक्ट किया ना, हाँ। अब इसमें मोलर और सेंटीमीटर में पूछा है, तो मिली मोलर को हम चेंज करेंगे अगर मोलर में, तो ये 10 × 10⁻³ आ जाएगा मोलर, ठीक है। तो ये मोलर में चेंज हो गया कंसंट्रेशन। अब आगे पाथ लेंथ, मतलब लेंथ दे रखा है 10 mm, ठीक है, मिलीमीटर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 10 × मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने पे आएगा एक मिनट, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, कर लेते हैं। तो 10 हमें जैसे पता है कि 10 मिलीमोलर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, मिली है। 10⁻³ होता है और 10⁻² होता है, तो -1 बचता है, तो 1 हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्ब 90, तो एब्जॉर्ब कर रहा है ये 90%, तो ट्रांसमिट ये कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब कि इतने पड़ रहे हैं उस पे लाइट किसी मॉलिक्यूल पे, तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और बाकी 10% जो है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो ट्रांसमिट हो गया 10%, ठीक है। अब देखते हैं मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, देखो ये होता है, ये फॉर्मूला A इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस हमें निकालना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन CL। C इज कंसंट्रेशन, L इज पाथ लेंथ और एप्सिलॉन जो है वो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है। अब हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है, ये तो दिया हुआ है पर एब्जॉर्बेंस नहीं दिया है, तो एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस log T%। T% क्या है, ट्रांसमिटेंस दे रखा है 10%, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अब हमें ये निकालना है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यहाँ से हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा A/CL। हमें A नहीं पता है, तो A इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होगा 2 माइनस log T%। अब T% में हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ A इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसको हम पुट कर लेते हैं सारे वैल्यूज़ को, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C की वैल्यू हमने निकाली है 10 × 10⁻³ -3 हो गया, इंटू L की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, यहाँ पे 10 गया तो यहाँ पे आ गया 1/10⁻², तो -2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻², तो 10⁻² मतलब 100, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 100
पर मोलर पर सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से 36 क्वेश्चन से 46 तक आता है 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब ये 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड द बैकबोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, मैच द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड इन कॉलम सेकेंड। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स दे रखे हैं। पहले कॉलम में क्या है, पहले कॉलम में कुछ कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, अब ये भी मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन है। और सेकंड कॉलम में क्या है कि कौन से अमीनो एसिड उससे कौन से अमीनो एसिड उससे कनेक्टेड है, ये है। तो जो मैंने पहले आपको ये पाथवे दिखाया था, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। देखते हैं, ठीक है। देखो अल्फा कीटोग्लूटरेट, जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा अल्फा कीटोग्लूटरेट कहाँ पे होगा, वो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड होता है TCA साइकिल में, और वहाँ से डायरेक्ट क्या बनता है, देखो दिखा देती हूँ, ये देखो अल्फा कीटोग्लूटरेट यहाँ है, और इससे हमें डायरेक्ट ग्लूटामेट देखने को मिल रहा है, तो ये ग्लूटामेट से कनेक्टेड है। वहीं पे राइबोज 5-फॉस्फेट हिस्टिडीन से है, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट किससे है, ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट से, तो मैच कर लेते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट किससे है, अभी हमने देखा ग्लूटामेट से। राइबोज 5-फॉस्फेट है हिस्टिडीन से। 3-फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, ये भी देख लेंगे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से यहाँ पे फिनाइल एनालीन बन रहा है, टायरोसिन ट्रिप्टोफान, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन बन रहा है, डन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका सेरीन बन रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन रहा है, फेनाइलएनालीन बन रहा है। एस्पार्टेट डायरेक्टली किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसमें हम मैच कर लेते हैं। पी का सेकंड, तो पी का सेकंड हमें इसमें और इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। अगर आपको 1-2 ऑप्शंस भी आते हैं तो भी आप कर सकते हो। राइबोसोम 5-फॉस्फेट जो हिस्टिडीन बना रहा है, मतलब कि Q का 1 हो जाएगा, Q का 1 हमें इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट ए। अब इसमें ये भी देख लें, R का 5th है, R का 5th है, सही है, और S का 4th है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें क्या है, कॉलम 1 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम बिटवीन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, कॉलम 1 में मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ है और कॉलम 2 में बायोकेमिकल सेपरेशन मेथड्स है। तो इसको देखो ध्यान देना है कि सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ है वो किससे रिलेटेड है, किस सेपरेशन में हम सॉल्युबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो जैसा हमें पता है साल्टिंग आउट में क्या होता है, जो भी सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल सॉल्ट आउट हो रहे हैं या सॉल्ट इन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट मैच इससे हो जाएगा, ऐसे मैच कर लेते हैं। तो P का हो गया 3rd, तो P का 3rd किसमें, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखो आयनिक चार्ज, इसमें नाम से ही क्लियर है कि आयन के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इसमें जैसे कि हम प्रोटीन को जब सेपरेट करते हैं तो एक ज्विटर आयन इफेक्ट होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि जब न्यूट्रल होता है चार्ज तब जाके उसमें ज्विटर आयन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम आयनिक चार्ज के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो ये Q का हो गया 4th, तो Q का 4th दोनों में ही कॉमन है। अब R में देखें पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर साइज ईजी है, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। आपको पता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये साइड वाइज हो जाते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा सेकंड आएगा, तो S का सेकंड किसमें, इसमें है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़े। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के बारे में पूछा है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड ये है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जब हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो होंगे वो उनका एक जब ग्रेडियंट बनता है तो हम उसका यूज़ करके एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसको अभी हम आगे देखते हैं। इट इंक्लूड अ पीएच ग्रेडियंट। तो जब हमारा H+ आयन का ग्रेडियंट बनता है तो उसमें पीएच ग्रेडियंट भी बनता है, तो ये भी करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉम्पोनेंट। एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लेती हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो करेक्ट है, बी और डी में डाउट है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक 1:46। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। बी और डी दोनों ही रॉन्ग होगा। एक बार ये मैं कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में राइट आंसर मैं लिख दूंगी, अगर ये इनकरेक्ट हुआ तो एक बार चेक कर लेंगे बाद में, आप लोग भी चेक कर लेना, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। अब क्वेश्चन 39 देखें। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट एंड रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। अब इसमें हमें क्या पूछा है कि कौन से इसमें जो इज और आर, मतलब ये भी MSQ है, ठीक है। पहला वाला क्या था, हाँ ये भी इज आर लिखा, ये भी MSQ था। तो देखो इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट जो होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग जो होती है उसके रिगार्डिंग ये सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें जैसे पता है कि कोई भी प्रोटीन होगा उसको हमें अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, ER के मेम्ब्रेन में आता है, या तो वो सॉल्यूबल हो सकता है। एक मिनट, इसको मैं इस तरह से बताती हूँ। देखो जो कोई भी प्रोटीन होता है वो दो तरह के सिंथेसिस होता है, या तो वो पोस्ट ट्रांसलोकेशन हो, मतलब कि ट्रांसलेट होने के बाद उसको ट्रांसलोकेट किया जाए, या फिर वो ट्रांसलेट होने के साथ साथ ही उसको हम ट्रांसलोकेट करें। तो जब हमारा पूरा कंप्लीट सिंथेसिस होने के बाद उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है तो उसको हम साइटोसोलिक प्रोटीन बोलते हैं। और जब वो ट्रांसलेट होने के साथ साथ ही ट्रांसलोकेट होता है तब हमको सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका साइटोसोलिक का स्टार्ट होता है सिंथेसिस और एंड दोनों ही साइटोसोल में होता है, जबकि जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है साइटोसोल में, लेकिन वो कंप्लीट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं कि जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं उनकी सॉर्टिंग कैसे होती है, मतलब उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। वो ऑलरेडी बन चुके हैं साइटोसोल में, अब उनको भेजा जाता है अलग अलग जगह पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे कब भेजा जाएगा, जब उसके पास बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है उसके चेन में एंड पे, तब उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देते हैं। जब उसके पास NLS सीक्वेंस होता है, NLS क्या है कि लाइसिन रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जब एंड पे, तो उसको हम न्यूक्लियस के अंदर भेज देते हैं। न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस बोलते हैं NLS को। और जब उसके पास एस्केल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है C टर्मिनल पे, तो उसको हम पैरोक्सिसोम में भेज देते हैं। और अगर कोई भी सिग्नल नहीं होता तो वो साइटोसोल में ही रह जाता है। और अगर ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस होता है तब क्लोरोप्लास्ट में भेजते हैं। ठीक है,
अब देखो इसमें अगर सेक्रेटरी प्रोटीन की बात करें तो ये ईआर के ल्यूमेन में प्रेजेंट होगा। अब वहाँ से गोल्जी में जाता है, वहाँ पे इसकी सॉर्टिंग की जाती है। अब जैसे कि अगर उसको पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन प्रोटीन अलग अलग जगह भेजते हैं, अगर उसको ईआर के मेम्ब्रेन में दोबारा भेजना होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है सीक्वेंस KKXX। और अगर ईआर के ल्यूमन में दोबारा उसको भेजना होता है तो उसके पास सी टर्मिनल पे सीक्वेंस होना चाहिए KDEL। और वहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भेजना होता है तो उसके पास NPX सीक्वेंस होता है। और लाइजोसोम में भेजने के लिए उसके पास मैनो 6 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है मैनो 6 फॉस्फेट। अभी जैसे हमने देखा कि मैनो 6 फॉस्फेट जब होता है तो उसको हम टारगेट करते हैं लाइसोसोम के ऊपर, तो ये ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, बी में ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया कंपार्टमेंट इज एडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रेसिड्यू एट द एंड टर्मिनस एंड इंटरनल हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रेसिड्यू होने चाहिए एंड टर्मिनल पे, और इंटरनल हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होना चाहिए उसके पास। ये देखते हैं अभी आगे। रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन ईआर ल्यूमेन रिक्वायर KDEL। अभी हमने देखा KDEL होता है तो ल्यूमेन में भेजा जाता है और वो सी टर्मिनल पे होता है, तो ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियर प्रोटीन आर transported in an unfolded conformation and the nuclear localization signal sequence is subsequently cleaved by peptide। तो ये देखो जो यहाँ पे बोल रहा है कि एनएलएस सीक्वेंस को क्लीव कर दिया जाता है जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसका, तो ऐसा नहीं होता है, एनएलएस सीक्वेंस को क्लीव नहीं किया जाता है। और जो प्रोटीन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अनफोल्डेड में हो, वो फोल्डेड में जाते हैं, तो ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है कि वो अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में ही जाते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है और ये भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ABC करेक्ट है। अब क्वेश्चन 40 देखेंगे तो विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेथड बायोलॉजी टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं वो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए करेक्टली डिस्क्राइब है। ये भी MSQ है। ठीक है, तो देखो द इमिशन मैक्सिमा क्या है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे कोई भी बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, इस पर अगर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, एक्साइट होता है, एक्साइट होकर ये हायर स्टेट में जाएगा, और जब ये हायर स्टेट में जाता है तो यहाँ से कुछ इमिशन शो करता है। अब ये इमिशन शो करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो एनर्जी तो कम हो जाती है लेकिन इसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही इमिशन मैक्सिमा है जो इमिट हो रहा है। तो अब इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इमिशन मैक्सिमा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ। ये करेक्ट है, जो हमने एक्साइट करने के लिए जो वेवलेंथ दिया था और जो यहाँ पे इमिट हो रहा है वो आपस में दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये करेक्ट है। तो इमिशन मैक्सिमा डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर। अब देखो क्वेंचर क्या होते हैं, क्वेंचर होते हैं जो ये एमिशन फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं, ये कम करते हैं, फ्लोरेसेंस को ये कम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेंचर का और जो इमिशन मैक्सिमा है उसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो एक डिपेंड नहीं करता है, क्वेंचर के कंसंट्रेशन पे कोई मतलब नहीं है। अब इमिशन मैक्सिमा विल, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इमिशन मैक्सिमा विल वैरी विद सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो ये करेक्ट है, जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होगा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि पोलर होता है तो एक शिफ्ट देखने को मिलता है जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, नॉन पोलर पे ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है, मतलब कि वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है ये इमिशन की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस पे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे। अब ये है कि इमिशन मैक्सिमम वैरी विथ टेम्परेचर। अब इमिशन मैक्सिमा का पूछ रहा है कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इमिशन मैक्सिमम।
तो देखो जो टेम्परेचर है उसके साथ इमिशन मैक्सिमम वैरी करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है। तो इसमें सिर्फ एक इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्री mRNA इन यूकैरियोट। तो हमें यहाँ पे प्री mRNA का प्रोसेसिंग पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आंसर देख लेते हैं। देखो सॉरी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ प्री mRNA टू mRNA। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्री mRNA से mRNA बनता है उसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो देखते हैं होती है कि नहीं, आगे बात करेंगे। अब बी है, इसमें 5 कैपिंग एंड एडिशन ऑफ 3 पॉली ए टेल प्रिसीड स्प्लाइसिंग। ये कह रहा है कि जो कैपिंग और टेलिंग होती है वो स्प्लाइसिंग से पहले ही हो जाती है। सी है स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA अकर्स वाया ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये बोल रहा है जो स्प्लाइसिंग होती है प्री mRNA की वो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू होती है। फोर्थ है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैन यील्ड डिफरेंट mRNA प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम प्री mRNA। अब इसको हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे है कि कैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और उससे हमें RNA बना। अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पे जो प्री mRNA बना इसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है। अब इसकी प्रोसेसिंग करके हम एक मैच्योर mRNA बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीडिनाइलेशन, ऐसा इसमें कोई भी एक सीक्वेंस नहीं देखने को मिलता है। जैसे हमें ऑप्शन बी में बोला था ना कि पहले कैपिंग और टेलिंग हो जाती है उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों साथ में भी ये हो सकते हैं। तो वो ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट होता है। और देखो क्या बोल रहा है कि जो इसकी प्रोसेसिंग होती है वो 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू होती है। यहाँ पे 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होते हैं। देखो ये फर्स्ट है और ये फिर सेकंड हो रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो इसमें पहला तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया। अब तीसरा स्प्लाइसिंग जो होती है ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ये तो ये एकदम करेक्ट है। और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से हमें अलग अलग mRNA बनते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है सी एंड डी। अब आगे बढ़ते हैं। Which one or more of the following statement correctly describes the changes upon the addition of puromycin during eukaryotic translation? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें से कौन से सेंटेंस सही डिस्क्राइब करते हैं एडिशन ऑफ प्यूरोमाइसिन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन से पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। प्यूरोमाइसिन, सबसे पहले तो प्यूरोमाइसिन क्या है, देखो ये हमारा प्यूरोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। ये प्यूरोमाइसिन एकदम एग्जैक्ट मिमिक करता है टायरोसिल tRNA को, मतलब एक्टिवेटेड जो tRNA होता है उसको मिमिक करता है। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसके पास भी अमीनो ग्रुप है, इसके पास भी है। और ये जो टायरोसिन का एक्टिवेटेड tRNA होता है उसकी CA जो सीक्वेंस होता है जिससे रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम क्या करता है, ऐड करता है अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो ये उसको मिमिक करता है। अब ये क्या करता है मिमिक करके, देखो जब ये ट्रांसलेशन हो रहा है तो ये नॉर्मली क्या हो रहा है, अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ है tRNA से, ये नॉर्मल अमीनो एसिड है tRNA से जुड़ा हुआ है, ये आया और ये पेप्टाइड ग्रुप पे ऐड कर दिया, तो ये ट्रांसलेशन नॉर्मली हो रहा है। प्यूरोमाइसिन क्या करेगा, ये आके ए साइट पे बैठ जाता है प्यूरोमाइसिन, और ये मिमिक करता है क्या कहते हैं एक्टिवेटेड tRNA को मिमिक करके ये ए साइट पे बैठ तो गया है, लेकिन इसके पास कोई भी अमीनो एसिड है नहीं, तो ये ट्रांसफर कैसे करेगा पेप्टाइड पे, ट्रांसफर नहीं करता है तो इसका ट्रांसलोकेशन भी नहीं होता है, तो ये ए साइट को ही ब्लॉक करके रख देता है, तो आगे कोई भी ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाता है, तो ये ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देता है। तो अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, प्यूरोमाइसिन रिजेंबल अमीनो एसाइल एंड ऑफ द चार्ज tRNA, तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
बी है प्यूरोमाइसिन ऑक्यूपाइज द ए साइट ऑफ द ट्रांसलेटिंग राइबोसोम। अभी हमने देखा कि ये ए साइट को ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट है। प्यूरोमाइसिन ऑक्यूपाई पी साइट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्यूरोमाइसिन ऑक्यूपाई ई साइट, ये भी इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए एंड बी होता है। अब नेक्स्ट देखें, फैक्टर एच ए कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन इन प्लाज्मा बाइंड C3b एंड, अब देखो इसमें फैक्टर एच से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फैक्टर एच किस में है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में है, और वो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के रेगुलेटरी पार्ट में होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे चेक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स आगे ले सकती हूँ। अगर आपको इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो हम देख लेते हैं कि ये फैक्टर एच करता क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शन में पूछा हुआ है कि ये compete कर रहा है फैक्टर बी से, और फैक्टर बी से compete करके क्या कर रहा है कि ये बी जो कैपिटल बी और स्मॉल बी है, इन दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है कन्वर्टेज से। अब बी ऑप्शन में है कि इनिशिएट द कैटाबॉलिज्म ऑफ C3b, ये बोल रहा है कि C3b का कैटाबॉलिज्म इनिशिएट करता है और इनएक्टिवेट कर देता है प्रोडक्ट को। सी में बोला है ये बाइंड करता है C3bb कन्वर्टेज से, और डी में पूछा है एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर फैक्टर आई। तो इसमें देख लेते हैं कि ये फैक्टर एच का क्या रोल है। देखो यहाँ पे है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रेगुलेशन। तो सबसे पहला रेगुलेशन क्या है? ये क्यूबे का है। ये जो पिक्चर मैंने लगाया है ये क्यूबे इम्यूनोलॉजी बुक से है, वहाँ पे सब कुछ बहुत सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें रेगुलेशन में क्या है, बिफोर असेंबली ऑफ कन्वर्टेज एक्टिविटी। अगर कन्वर्टेज एक्टिविटी अभी नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर हम रेगुलेट कर लें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैं पूरा पाथवे नहीं बता रही, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है उसी का हम डील कर रहे हैं। अगर आपको ये क्यूबे की इम्यूनोलॉजी के नोट्स चाहिए या फिर लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट में बताना। मेरे पास नोट्स हैं इसके बने हुए, हैंड रिटन नोट्स, और इसके लेक्चर्स भी मैं ले सकती हूँ इफ़ यू नीड। अब देख लेते हैं कि C1 इनहिबिटर बाइंड C1R2S2 कॉजिंग डिसोसिएशन ऑफ C1Q। यहाँ पे C1 जो इनहिबिटर होता है इस लेवल पे भी यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को रोका जा सकता है। और यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, एसोसिएशन ऑफ C4b एंड C2A। C2A ये रहा, C4b ये रहा, ठीक है। अब C2A और C4b जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो ये C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। ये C3 कन्वर्टेज फर्दर क्या करता है, फैक्टर बी से एसोसिएट होता है फैक्टर बी से फैक्टर बी C3b से एसोसिएट होके C3 कन्वर्टेज बना। तो C3 कन्वर्टेज 2 पाथवे से बन रहे हैं। देखो पहला पाथवे क्या है, पहला पाथवे है कि C2A और C4b ये दोनों आपस में बाइंड करें। दूसरा पाथवे है कि फैक्टर बी और C3b आपस में कंबाइन करें। अब ये C3 कन्वर्टेज बनाने के बाद इस पे फैक्टर आई एक्ट करता है, और फैक्टर आई क्या करेगा, C3F में और C3b में इसको तोड़ देगा। फिर फर्दर फैक्टर आई क्या करेगा, इसको C3C और C3DG में तोड़ देगा, अगर यहाँ पे फैक्टर H वर्क किया तब, ठीक है। अगर फैक्टर H वर्क नहीं किया तो यहाँ पे C3 कन्वर्टेज फर्दर बना लेता है ये फैक्टर I तोड़ के इसको C4C और C4D में। तो फैक्टर H बाइंड कर रहा है पॉली एनायन सच एज सियालिक एसिड एंड हिपेरिन से, और यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है कन्वर्टेज का, जिसके बाद हमें सिर्फ C4B और C3B बचेगा। इसको हम क्लीव कर देंगे फैक्टर I से। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देखो एसोसिएशन जो C4B और C2A का हो रहा है वो ब्लॉक कर रहा है, कौन ब्लॉक कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे फैक्टर H ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन अल्टरनेटिव पाथवे CR1 CPB या फिर फैक्टर H प्रिवेंट करते हैं बाइंडिंग ऑफ C3B और फैक्टर B को, फैक्टर B और C3B की बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं जिससे कि C3 कन्वर्टेज ना बन पाए। अब ऑप्शंस देख लेंगे यहाँ पे।
अब पहले में क्या है, compete with factor B to displace B from convertase. Initiate the catabolism of C3B into inactive product C3B को, हाँ ये तो सही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन बाइंड टू C3BB कन्वर्टेज। अब C3BB कन्वर्टेज से तो ये बाइंड नहीं हो रहा है, ये तो C3B से बाइंड हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और फोर्थ क्या है, एक्ट एज को फैक्टर फॉर फैक्टर आई, ये भी सही है। जब H बाइंड कर रहा है तभी फैक्टर आई उस पर एक्ट कर पा रहा है, तो ये भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C3B इज क्लीव्ड बाय फैक्टर आई। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है, compete with factor B to displace BB from convertase, तो ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। compete B से कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन हमारे दो इसमें करेक्ट होंगे, इसमें बी और डी करेक्ट होगा। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन इफ एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू दे रखी है 15 km, देन रेशियो ऑफ वी नॉट अपॉन वी मैक्स। तो हमें वी नॉट अपॉन वी मैक्स पूछता है, उसमें राउंड ऑफ करना है हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, और जैसा कि हमें पता है कि इसी से हमारा लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन और प्लॉट भी बनता है, तो बाकी दूसरे ईयर्स में इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो हमें माइकलिस मेंटन का पूछ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स क्या है, लिख लेते हैं यहाँ, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स के एम, सॉरी के एम नहीं है, एस है, एस है ना, हाँ यहाँ पे एस है, अपॉन में के एम प्लस एस है। तो हमसे वी नॉट अपॉन वी मैक्स पूछा है, इसको अगर हम इसको ऐसे लिखें वी नॉट अपॉन वी मैक्स, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एस अपॉन के एम प्लस एस। अब एस की वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू क्या है 15 km, 15 km अपॉन नीचे km प्लस 15 km, तो ये कितना हो गया 15 km अपॉन 16 km, km से km कैंसिल, तो 15 अपॉन 16 कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे एक्यूरेट बताना है 3 डेसिमल तक। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 15 अपॉन 16 होता है 0.9375, लेकिन हमें 3 डेसिमल तक पूछा है, तो यहाँ तक पूछा है, यहाँ तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.938, ठीक है। आप 37 भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा, सॉरी। अब क्वेश्चन 45 देखें, ए 5250 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड विथ 10 नेगेटिव सुपर कॉइल वुड हैव ए लिंकिंग नंबर ऑफ, तो लिंकिंग नंबर से ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ कंसिडर कर क्या करना है, 10.5 बेस पेयर पर टर्न ऑफ बी डीएनए, तो ये बी डीएनए है और हर एक बेस पेयर का टर्न 10.5 है। तो जैसा हमें पता है कि लिंकिंग नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी इक्वेशन क्या होता है, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू होता है ट्विस्ट प्लस रिथ। अब ट्विस्ट क्या होगा कि जितने हमारे टोटल बेस पेयर्स होंगे उसमें पर बेस पेयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास ट्विस्ट। हमें यहाँ लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 5250 को हम डिवाइड कर देंगे 10.5 से, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 500, तो ये 500 ट्विस्ट आ गया, 500 प्लस रिथ। तो रिथ हमारा यहाँ पे जब नेगेटिव सुपर कॉइल है वो भी 10 है, तो हम रिथ को माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, लिंकिंग नंबर हो जाएगा 490। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पुट कर देंगे 490, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 46 क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रम ऑफ ए प्रोटीन ऑब्टेन्ड यूजिंग
इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम ESIMS बोलते हैं। यहाँ पे नीचे ESIMS का एक पीक दे रखा है, यहाँ पे 2 पीक मेंशन किए हुए हैं। एक है M/Z मास टू चार्ज रेशियो यहाँ पे दे रखा है 92960.6 एंड द अदर वन इज 3552.5, ये इसको मार्क किए हुए हैं। तो मास ऑफ प्रोटीन एसोसिएटेड विद द, अब इससे जो मास ऑफ प्रोटीन है वो बताना है हमें। अब इसमें 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका देखो ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। मास ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू M1 माइनस A मल्टीप्लाइड M2 माइनस A अपॉन M1 माइनस M2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि M1 इज ग्रेटर दैन M2 है, और यहाँ पे A क्या है, एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का, जो होता है 1 हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सारे इक्वेशन सारे वैल्यूज़ को हम पुट करके सॉल्व